everybody, this is me Shreya this side. आज की क्लास में हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड इट्स टाइप्स. तो जैसे कि आपको पता है, कुछ भी समझने से पहले हमें उसका ओरिजिन पढ़ना चाहिए. तो सिंपली टाइप्स पढ़ने के पहले हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस है क्या. देखो, अगर मैं एक वर्ड बोल रही हूँ न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो आपके माइंड में क्या चलेगा? मोस्ट प्रोबेबली कोई रिएक्शन हो रही है, कोई तो बेसिकली हमें उसी इमेज को गो थ्रू करना है. तो व्हाट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन? A nuclear reaction is nothing but the interaction of a projectile particle and a target nucleus. ठीक है? It is the interaction. It is the interaction of projectile and the nucleus in which after the reaction the energy or compound of the nucleus may change. So what is nuclear reaction? The interaction of projectile, that is alpha particle or nucleus, nucleus. After that reaction, the energy or the compound of the nucleus may change. अब समझते हैं क्या? देखिए, मैंने जो भी साफ साफ कहा उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि जब कोई एक पार्टिकल किसी एक न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट करता है और इंटरेक्शन के बाद इस न्यूक्लियस की एनर्जी और इसका कंपाउंड चेंज हो जाए, उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन. ठीक है? अब आपको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली रिलेट करती हूँ. फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बॉल है और एक गड्ढा है. मुझे इस बॉल को उस गड्ढे में फेंकना है. वो बॉल क्या है मेरे पास? प्रोजेक्टाइल, यानी कि मेरा अल्फा पार्टिकल. ये जो बॉल है ये क्या है? प्रोजेक्टाइल, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियन, कुछ भी. और वो जो गड्ढा है मेरे पास वो क्या होगा? मेरा टारगेट न्यूक्लियस. ओके, मुझे उस बॉल को टारगेट पर हिट करवाना, दैट इज न्यूक्लियर रिएक्शन. ठीक है? एक एग्जांपल के साथ क्लियर करती हूँ. फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मैंने नाम दिया ए. दिस इज ए पार्टिकल. और ये ए पार्टिकल यानी मेरी बॉल, अब ये ए पार्टिकल उस गड्ढे में हिट करेगी, दैट इज कोई न्यूक्लियस. उसको मैंने नाम दे दिया एक्स. ये हो गया मेरे पास एक्स. मेरी पार्टिकल किसी न्यूक्लियस पर हिट करी जाकर. अब क्या होगा? बात ये है समझने वाली. जब मेरा ये पार्टिकल इस न्यूक्लियस को आकर हिट करेगा तो एक नया न्यूक्लियस बनेगा जिसका नाम होगा वाई. ठीक है? नया न्यूक्लियस मतलब कि कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा. ठीक है? ये सेम तो नहीं रहेगा, कुछ रिएक्शन हम पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल इलास्टिक इनइलास्टिक में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझने के लिए हम इतना देखते हैं कि ये क्या होगा. हमारा जो न्यूक्लियस है वो कंपाउंड न्यूक्लियस बन जाएगा. ठीक है? और अब इस कंपाउंड न्यूक्लियस बनने के बावजूद एक पार्टिकल भी एमिट होगा, वो होगा बी पार्टिकल. मतलब जो हमने डाला था वो नहीं होगा. ए पार्टिकल हमने टारगेट को हिट करवाया था, तो पर निकला एमिट कौन सा हुआ? बी पार्टिकल. तो बेसिकली जो हमारा ए प्लस एक्स है ये हमारे आगे रिएक्टेंट्स, और ये जो हमारा एक्स वाई प्लस बी है ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट. होपफुली ए प्लस एक्स, तो A प्लस एक्स गिव राइज टू फॉर्म Y प्लस बी. है क्या था ये A पार्टिकल था, X न्यूक्लियस पर जाकर बम्बार्ड हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ? Y न्यूक्लियन बन गया. न्यूक्लियस जो था हमारा Y बन गया क्योंकि कंपाउंड न्यूक्लियस बनना था उसे. तो उसके बाद क्या हो गया? ये B पार्टिकल साथ में एमिट हो गया. ठीक है? अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस. देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है न्यूक्लियर रिएक्शंस एट लो एक्साइटेशन एनर्जी. कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं एट लो एक्साइटेशन एनर्जीज पर. ठीक है? उसके लिए 9 एग्जांपल्स मैंने आपके आगे लिखे. देखने में बड़ी कंफ्यूजन सी हो रही होगी ना, पर देखते हैं क्या. देखिए, पी गामा, पी एन, पी अल्फा. ये अल्फा है ना, कई लोग इसको ऐसे भी डाल देते हैं, तो ये गलत है. ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल होता है. अल्फा का बेसिक सिंबल होता है ये. यूजुअली लोग ऐसे ही डालते हैं, बट ये गलत है. हमें इस तरह नहीं डालना, हमें यही डालना है अल्फा. उसके बाद एन गामा, एन पी, एन अल्फा, डी पी, डी एन, अल्फा एन. वैसे हमारे कोर्स में इनके इसके बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शंस नहीं है, बट फिर भी हमारी समझ के लिए हम इसे एक बार जरूर पढ़ेंगे. पी गामा, ये देखिए प्रोटॉन से, जो ये पी
है ना, ये प्रोटॉन को डिनोट करता है। ये पी है, देख लीजिए ये पी है सारी जगह, और ये जो एन है वो न्यूट्रॉन को डिनोट करेगा। उसके बाद ये जो हमारा अल्फा है, जो हमने अल्फा लिखा है, ये हमारा अल्फा पार्टिकल को डिनोट करेगा। जैसे ये पी अल्फा यानी हमारा प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की रिएक्शन, ये मतलब उनका एक सबसेट सा बना के हमें रिएक्शंस का दे रखा है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जो ये रिएक्शंस है वो डिपेंड किस पर करती है, हमारी न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये बात गौर करने वाली है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है वो हमारे अल्फा पार्टिकल, जो हमने बम्बार्ड करना था ना अल्फा पार्टिकल, उसकी वेवलेंथ या उसकी एनर्जी पर डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शंस की हम क्लासिफिकेशन आगे जाके पढ़ेंगे वो किस पर डिपेंड करेगी, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी एंड वेवलेंथ पर डिपेंड करेगी। ओके, देखिए अगर हम बात करें जो हमारा अल्फा पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ जो है हमारे न्यूक्लियस के मास से ज्यादा बड़ी है। जैसे मैं आपको लिख के बताती हूँ वो ज्यादा क्लैरिफाई होगा। जो हमारे अल्फा पार्टिकल की जो हमारी वेवलेंथ है वो न्यूक्लियस से मास से ज्यादा बड़ी है, तो क्या होगा, सब केसेस है कुछ, अगर वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो हमारा अल्फा पार्टिकल है जो हमने बम्बार्ड करना है, वो हमारे मास किसका, न्यूक्लियस का, जिस पर हमने हिट करवाना है, अगर ये हमारा ग्रेटर देन है ये, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियस है ना वो पूरा का पूरा एक कोहेरेंट बॉडी की तरह एक्ट करेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। If the wavelength of alpha particle is greater than the mass of the nucleus, then the the nucleus will act as a whole body coherently। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, अगर मैं कहूं कि जो मेरा वेवलेंथ है अल्फा पार्टिकल का इज लेस देन मास, अगर वो मास से कम हो जाए तो क्या होगा, तो पूरा का पूरा न्यूक्लियस इंटरैक्ट नहीं करेगा। जब वेवलेंथ छोटी होगी, अगर वेवलेंथ छोटी हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, अगर वेवलेंथ छोटी है तो एनर्जी तो इंक्रीज हो गई ना, बिकॉज दे बोथ आर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर एनर्जी इंक्रीज हो गई और वेवलेंथ कम हो गई तो जो न्यूक्लियस का मास है, वेवलेंथ कम हो गई न्यूक्लियस से मास से, तो क्या होगा, पूरा न्यूक्लियस हमारी इंटरेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इन्वॉल्व क्या होगा, जानने वाली बात तो ये है ना, सिर्फ और सिर्फ कुछ न्यूक्लियंस। क्या न्यूक्लियंस क्या आता है पता है, पढ़ लेते। न्यूक्लियंस होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखिए न्यूक्लियस बनता किससे है, ये हमारा न्यूक्लियस किससे बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, उसको हमने एक कंबाइंड नाम दे दिया न्यूक्लियंस। ठीक है, अब कौन यूज होता है इस इंटरेक्शन में, कौन इन्वॉल्व होता है, कुछ न्यूक्लियंस, क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियंस। मैंने जो हमारा अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस को आकर बम्बार्ड करेगा तो पूरा का पूरा न्यूक्लियस इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, कुछ हिस्सा यानी कुछ क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियस यूज होगा, तब यहाँ पर इंटरेक्शन होगी। ठीक है, तो अगर अब हम बात करें कि देखो कोई भी चीज बड़ी छोटी या इक्वल टू होगी ना, तो तीसरा केस क्या हो जाएगा, इक्वल टू का। तो अब बात करते हैं कि अगर हमारा वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूक्लियस, तब क्या होगा, तब ये दोनों जब बराबर हो जाए तो पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस है सिर्फ और सिर्फ वही एक्ट करेगा, वही इन्वॉल्व करेगा पूरी की पूरी हमारी रिएक्शन। ठीक है, तो हमने तीनों चीजें पढ़ ली। अगर वेवलेंथ मास से बड़ा हो तो क्या होगा, छोटा हो तो क्या होगा, इक्वल हो तो क्या होगा। ये हमारे थे सब केसेस कि अगर हमारा वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा तो पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस है वो एक कोहेरेंट बॉडी की तरह एक्ट करेगा, छोटा हो जाएगा तो सिर्फ क्लस्टर, जो हमारी वेवलेंथ छोटी हो जाएगी मास से तो क्लस्टर की तरह
कुछ क्लस्टर होगा न्यूक्लियॉन्स का, वही एक्ट करेगा, वही इन्वॉल्व होगा, और अगर इक्वल टू हो जाए तो पूरा सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस इसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक है, देखिए जो एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक हो, अगर हमारे पास एनर्जी 10 जो हमने बम्बार्डमेंट कराई थी अल्फा पार्टिकल की, उसकी एनर्जी अगर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक या उससे छोटी हो, उस केस में क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियस होगा विल एक्ट एज अ होल एंटिटी। ठीक है, जब 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी हो, देन न्यूक्लियस विल एक्ट एज अ होल एंटिटी। एक बॉडी, एक एंटिटी की तरह एक्ट करेगा एक न्यूक्लियस। कब तक? 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। अब मान लीजिए अब हमारी एनर्जी बढ़ गई, फॉर सपोज 20 to 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़ गई। अब क्या होगा? ठीक है, अब एक के बजाय 2 हल्के हल्के पार्टिकल्स बाहर आएंगे। हमारे रिएक्शन में क्या हुआ था? A plus X give rise to form Y plus B, लेकिन जिस कंडीशन में एनर्जी इतके जितनी थोड़ी सी बढ़ जाए, 40 तक भी हो सकती है, उस केस में 2, एक के बजाय 2 हमारे पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे, लाइट पार्टिकल्स। ठीक है, लाइट वेटेड पार्टिकल्स, वो होंगे हमारे P, PM। ओके, अब मान लीजिए इससे भी ज्यादा बढ़ गई, फॉर सपोज मैं मान लूं कि ये रेंज हो गई 200 मेगा, 200, 300, कुछ भी 100 की डोमेन में पहुंच गई। अब ये तो इमेंस हो गई ना। अब इस केस में क्या होगा, हमारी एनर्जी इंट्रोड्यूस हुई, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये तो इमेंस हो गया ना, तो इसमें थ्रेशहोल्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा। एक बात ध्यान रखना, जैसे ये हमारी मान लीजिए थ्रेशहोल्ड एनर्जी है, ये मैंने मान ली थ्रेशहोल्ड एनर्जी है। अब इस थ्रेशहोल्ड, फॉर सपोज ये 2000 मेरी 200 मेरी थ्रेशहोल्ड एनर्जी है, ये 200 लिख दिया मैंने। अब इस थ्रेशहोल्ड एनर्जी के नीचे जितनी भी एनर्जीज है, 100, 90, 50, 20, 10, ये सब के सब न्यूक्लियर रिएक्शंस करेंगे। थ्रेशहोल्ड के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्शंस इंट्रोड्यूस नहीं होंगी, थ्रेशहोल्ड के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्शंस एक्ट में नहीं आएंगी। न्यूक्लियर रिएक्शंस विल ओनली एक्ट बिलो द थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो अब हम फटाफट से छोटा सा रिव्यू ले लेते कि अभी हमने पढ़ा क्या है समराइज्ड फॉर्म में। देखिए हमने पढ़ा था कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल होगा, अल्फा पार्टिकल कौन सा था जो बम्बार्ड करना था हमने, अगर वो अल्फा पार्टिकल 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जितना है या उसकी एनर्जी इतनी है या उससे कम है, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो हमारा न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस विल एक्ट एज अ, मैंने बताया था क्या था, विल एक्ट एज अ वन आइडेंटिटी। ठीक है, एंटिटी। ठीक है, इस केस में जब 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम होगी, तो मान लीजिए अब थोड़ी सी बढ़ गई, कुछ फ्यू 100 तक हो गई, फॉर सपोज 100, 200, 300, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब क्या होगा इस केस में, मैंने कहा था पूरा का पूरा न्यूक्लियस एक्ट नहीं करेगा। कौन एक्ट करेगा? क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या था? समेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसके बाद मान लीजिए अब ये 100 से 200 के बाद बहुत ही ज्यादा हो गई, इमेंस समझते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, मेसेंस, मैंने थ्रेशहोल्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। अब इस केस में होगा क्या, मेसेंस डोमिनेट करेंगे, मेसेंस प्रोडक्शन होती है वो डोमिनेट हो जाएगी, मेसन प्रोडक्शन डोमिनेट्स। ओके, तो बेसिकली अभी हमने ये पढ़ लिया कि एनर्जीज कैसे कैसे वेरी कर रही है। ठीक है, जब हमारे अल्फा पार्टिकल की, इतना याद रखना कि न्यूक्लियर रिएक्शन की क्लासिफिकेशन डिपेंड ही इस पर करेगी। यही है हमारे सबसे मेन बंदा जो है, जिस पर सब कुछ डिपेंड होने वाला है। ठीक है, इसी की एनर्जी और
इसी की वेवलेंथ पर सब कुछ डिपेंड हो रहा है। और एनर्जी और वेवलेंथ का रिश्ता तो आपको पता ही होगा कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वेवलेंथ कम होती जाएगी। यहाँ पर एनर्जी कम थी, वेवलेंथ ज्यादा, एनर्जी बढ़ गई, वेवलेंथ कम। देखिए अब इसके 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी ना, तो उस केस में पूरा का पूरा न्यूक्लियस एक एंटिटी की तरह रिएक्ट करेगा ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। जब इतनी एनर्जी थोड़ी बढ़ गई तो सिर्फ क्लस्टर्स उसके न्यूक्लियस के, और ये जो भी मेंस हो गई तो भैया बात ही खत्म, छोड़ ही दो, फिर तो मेसेंस प्रोडक्शन ही डोमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आएंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, ये सब समझना जरूरी था बिकॉज वो समझने पहले हमें एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो चलिए अब हम फर्स्ट टाइप से शुरू करते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर पार्टिकल रिएक्शन एंड स्कैटरिंग। देखिए स्कैटरिंग रिएक्शंस बहुत ही सिंपल है, इसके कुछ टाइप्स हैं, तो वो हम पढ़ लेंगे। ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या होता है ना, स्कैटरिंग रिएक्शंस में जो हमारा अल्फा पार्टिकल, जो हमारी बॉल थी, और हमारा न्यूक्लियस जो गड्ढा था, ये दोनों जब हम उस पर हिट कराएंगे ना, तो जो हमारा पहला रिएक्टेंट्स वाला जो रिएक्टेंट्स थे वही हमारे प्रोडक्ट्स आएंगे, कोई इसमें अल्टरेशन नहीं होगी। दैट मीन्स the reaction would be unaltered. मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक्स न्यूक्लियस था, पड़ा है गड्ढा पड़ा है मेरे पास एक्स न्यूक्लियस, मैंने सोचा कि चलो क्या ही करना है, बॉल मारते हैं, मैंने मारी एक बॉल, मार दी। अब बात चल रही है न्यूक्लियर पार्टिकल रिएक्शन की। याद रखना इस रिएक्शन में जो हमने पहले पढ़ी थी A plus X gives rise to form Y plus B, उसमें मैंने कहा था कि न्यूक्लियस अब कंपाउंड न्यूक्लियस बन चुका है, इसलिए वो X से Y हो गया है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, इसमें जो गड्ढा और जो बॉल थी प्रोडक्ट में भी वही होगी। ओके, दिस इज अगेन दिस। यहीं से क्लियर हो रहा है कि ये रिएक्शन क्या है, जैसा था वैसा ही आ गया। जो हमारे रिएक्टेंट साइड थी, ये रिएक्टेंट्स थे, वही हमारी प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा, जो आपने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट, जो आपने रिएक्टेंट्स यूज किए वही हमारे प्रोडक्ट आएंगे। सो बेसिकली इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द रिएक्टेंट्स आर अनअल्टर्ड। ओके, द प्रोजेक्टाइल, ये हमारा प्रोजेक्टाइल था ना, द प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट, द प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट रिमेन्स अनअल्टर्ड, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, इसके टाइप्स, ठीक है, इसके टाइप्स ये दो तरह की होती है, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। देखिए अब ये डिपेंड कैसे करती है कि इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी, ये डिपेंड करती है अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पर। मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है या नहीं है, इज इट कंजर्व्ड और नॉट, उस पर डिपेंड करता है कि ये इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक। कौन से आए हमारे पास आगे दो टाइप्स, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन नहीं है, कंफ्यूज मत होना, रिएक्शंस हैं। देखिए इलास्टिक में क्या होता है ना, जो हमारी रिएक्शन थी A plus X gave rise to form Y plus B, sorry, give rise to form Y plus B, ये थी ना, ये हमारे रिएक्टेंट्स थे। अब मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, रिएक्टेंट्स थे, ये हमारे प्रोडक्ट्स थे। जो हमारा इलास्टिक रिएक्शन होगा ना, उसमें जो हमारे रिएक्टेंट सिस्टम समझते हैं, ये दोनों टारगेट, ठीक है, टारगेट और हमारा प्रोजेक्टाइल यानी बॉल और गड्ढा सिस्टम है। ठीक है, हर रिएक्शन को उससे रिलेट करना हो जाएगा। तो देखिए अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी यानी हमारी K इनिशियल, इसको मैं KR कह सकती हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स में भी, ये किसके बराबर होगी, K ऑफ फाइनल। ठीक है, फाइनल, या मैं इसको लिख देती हूँ K प्रोडक्ट लिख सकती हूँ। ठीक है, पर यहाँ पर हो गई है गलती। क्या हमने क्या पढ़ा था न्यूक्लियर पार्टिकल रिएक्शन में, जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वही रिएक्टेंट्स होते हैं, ये तो गलत हो गया ना, ये YB कहाँ से आए, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। ठीक है,
इसकी जगह क्या आएगा, खुद सोच के बताओ। अगर हमारी टाइप ही न्यूक्लियर पार्टिकल रिएक्शन है तो इसमें तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हमेशा इक्वल होने चाहिए, यानी x प्लस ए। तो फिर तो भैया किनेटिक एनर्जी सेम भी हो जाएगी, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो इसका मतलब इलास्टिक स्कैटरिंग क्या कहती है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। इजी। बेसिकली सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये हमारा इलास्टिक स्कैटरिंग कहती है कि कोलिजन होने से पहले, यहाँ कोलिजन हो रही है, कोलिजन होने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी वही कोलिजन होने के बाद भी होनी चाहिए। बेसिकली के इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल, ठीक है। कोलिजन होने से पहले यानी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू कोलिजन होने के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी, दैट इज के फाइनल। तो ये हमारी इलास्टिक स्कैटरिंग। मगर देखिए कई बार क्या होता है ना, ये जो ए है अल्फा पार्टिकल हमारा जब एक्स पर हिट करेगा न्यूक्लियस पर, तो कुछ बार उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो एक्स को मिल जाती है, ए की काइनेटिक एनर्जी एक्स को मिल जाती है, लेकिन उससे खास फर्क नहीं पड़ता बिकॉज नेट रिजल्ट तो वही आएगा ना। मेरे साथ एक मैं हूँ और एक मेरा कोई फ्रेंड है, मेरे पास 5 रुपए है, उसके पास 2 रुपए है, हम टोटल हमारे पास कितने हुए 7 रुपए। लेकिन अगर हम दोनों एक्सचेंज कर ले, उसके पास 2 मेरे पास 5, तो भी अगर हम एक्सचेंज भी कर ले, ठीक है, 2 5 का रिप्लेस कर ले तो भी कोई चक्कर नहीं, नेट तो 7 ही रहेगा ना, नेट टोटल हमारा 7 ही रहेगा। तो इसी तरह इसी कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी चाहे ए की हो या उसके पास एक्स की जाए, क्योंकि कई बार न्यूक्लियर रिएक्शंस में ए की काइनेटिक एनर्जी एक्स को मिल जाती है, ठीक है, उसकी तरफ ट्रांसफर हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमें कोई ऐसा खास इशू नहीं है बिकॉज नेट काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज इज इक्वल। ओके, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब हम इसके एक एग्जांपल लिखते हैं इलास्टिक की, देखते हैं। पहले तो हमारी जो जनरल एग्जांपल है वो क्या होगी, वो तो सिंपल ही जो हम लिखते आए हैं, जो हमारी जनरल एग्जांपल है वही होगी, दैट इज a प्लस एक्स गिव राइज टू फॉर्म x प्लस a, ठीक है, यही होगी जनरल। क्योंकि इलास्टिक स्कैटरिंग क्या कहती है कि हमारा a प्लस एक्स का जो काइनेटिक एनर्जी है दैट मस्ट बी इक्वल टू एक्स न्यूक्लियन प्लस a न्यूक्लियन, और ये इसके टाइप है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। अब हम किसी एलिमेंट के साथ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम में अगर हम एक प्रोटॉन को बम्बार्ड कराएं उसकी रिएक्शन लिखते हैं। देखिए एन एक प्रोटॉन है, इसमें हम यूरेनियम को ऐड करते हैं, देखिए ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये ठीक है, ये मेरे पास अल्फा पार्टिकल था, ये इस पर बम्बार्ड होगा, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रोडक्ट साइड क्या बनेगी, सिंपल है, ये देखिए यही बन जाएगी, क्योंकि हमें पता है कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बन की देख लेते हैं। अगर कार्बन में मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, कार्बन होता है 6 12, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन होगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पर बम्बार्ड करेगा, होगा क्या, प्रोडक्ट क्या आएगा, इजी है, ये आएगा कार्बन 6 12 प्लस इलेक्ट्रॉन 0 1, इजी। चलिए अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बन की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर सपोज मेरे पास एक कार्बन का न्यूक्लियर है, सॉरी, ठीक है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड होगा। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन पर बम्बार्ड होगा तो प्रोडक्ट्स क्या आएंगे, ध्यान में रखना इलास्टिक स्कैटरिंग है, न्यूक्लियर पार्टिकल स्कैटरिंग है, क्या होगा इसमें, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, सब कुछ सेम ही रहेगा यार, कुछ मुश्किल नहीं है। तो वही बन जाएगा हमारे पास फिर से न्यूक्लियर, और जो पार्टिकल डाला था वही पार्टिकल निकलेगा, जो गड्ढे में बॉल मैंने फेंकी थी वही बॉल उसी गड्ढे के साथ दोबारा आ जाएगी, ठीक। तो दैट इज माइनस ऑफ E, that is simple, hope you get simple। तो अब हम बात करेंगे इन इलास्टिक स्कैटरिंग के बारे में। देखिए इन इलास्टिक स्कैटरिंग ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, इसमें होगा क्या ना, ये पहली बात तो ये ना, इसमें 2 स्टेप रिएक्शन है,
इसमें क्या होगा सिंपल समझ लेते हैं, पहले बाद में रिएक्शन देखेंगे। जो मेरा ए है, मेरा अल्फा पार्टिकल है, वो न्यूक्लियस पर आकर हिट करेगा, तो वो जो न्यूक्लियस है ना वो एज इट इज बाहर नहीं आएगा, वो सबसे पहले एक्साइटेड स्टेट पर जाएगा। जो मेरा न्यूक्लियस था सबसे पहले एक्साइटेड स्टेट पर आएगा, उसके बाद डिके कर बाहर एज अ प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमने पहले पढ़ी थी ए प्लस एक्स गिव राइज टू फॉर्म एक्स प्लस ए, वैसी ही है, कोई कुछ खास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है कि जो एक्स है हमारा न्यूक्लियस है, वो सबसे पहले जाएगा अपनी कंपाउंड स्टेट पर। ठीक है, अपनी एक्साइटेड स्टेट पर कंपाउंड न्यूक्लियस बन जाएगा एक, उसके बाद डिके कर सिंपल प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा। देखिए इलास्टिक कपलिंग में क्या हुआ था, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व थी, जो पहले थी कोलिजन के वही बाद में थी, है ना। लेकिन इन इलास्टिक में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इन इलास्टिक में एनर्जी, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या करेगी, सेम नहीं रहेगी। काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज। अब ये ऐसा क्यों है, क्यों हुआ? देखिए जब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई, मैंने कहा था कि जो हमारा एक्स है वो एक्साइटेड स्टेट पर जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास रिएक्शन थी A प्लस एक्स, रिएक्शन थी, अभी इसके प्रोडक्ट बने नहीं है। ठीक है, ये अभी रिएक्टेंट्स ही पड़े हैं मेरे पास। तो अब मैंने कहा था कि क्या होगा, पहले ये एक्स अपनी कंपाउंड स्टेट में, अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। मान लीजिए ये मेरी ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर मेरे पास एक्स पड़ा हुआ। ठीक है, अब इसने यहाँ आना एक्साइटेड लेवल पर, लेकिन अब ए और एक्स को मैंने कुछ काइनेटिक एनर्जी दी। इलास्टिक के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, जो यहाँ पर एक्स प्लस ए बनेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी जो मैं इनको दूंगी वही यहाँ पर सेम होनी चाहिए थी। लेकिन अब अंदर तो देखो क्या हुआ, अगला पिछला तो देख लिया, बीच में क्या हुआ भाई, जो ये एक्स यहाँ पड़ा था ना, इसने आना था अपनी एक्साइटेड स्टेट पर, यहाँ आकर ये बन गए जी एक्स स्टार। वो वहां गए कैसे, जादू तो नहीं हुआ, कोई एनर्जी नहीं चाहिए ऊपर जाने के लिए। ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पर जाने के लिए हर न्यूक्लियस को एक एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी आई कहां से, वो एनर्जी आई यहां से। ये जो काइनेटिक एनर्जी हमने अपने रिएक्टेंट्स को दी थी, इन्होंने क्या किया, बड़ी ही चालाकी से वही काइनेटिक एनर्जी चुरा ली और चुरा कर चले गए एक्साइटेड स्टेट पर। अब देखो आगे क्या हुआ, ये तो बड़ा अपना आराम से एक्स स्टार बन के वापस एक्स में आ गए और ये भी निकल गया। इनको लगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा, मैं ऊपर जाकर नीचे आ रहा हूँ, एक्साइटेड स्टेट से वापस आ गया हूँ। लेकिन पता कहाँ चला, जब हमने देखा भाई जो पहले काइनेटिक एनर्जी दी थी वो तो आई नहीं, तो बहुत कम आई है। कंपैरिजन करके देखा, जो पहले थी इनिशियल है, फाइनल में कितना फर्क आ गया, इनिशियल ज्यादा थी, फाइनल कम आई। इसका मतलब अंदर कुछ हुआ था। तो पता चला कि जो हमारा एक्स था वो तो अंदर एक्साइटेड स्टेट पर जा रहा है। ठीक है, तभी तो एक्स से एक्स स्टार बन गया। तो अब जाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कोई तो एनर्जी चाहिए ना, ऐसे ही थोड़े जादू मंत्र हो गया और वो निकल गया, नहीं, कोई तो एनर्जी चाहिए ना। और उस एनर्जी कौन सी ले ली, जो हमने दी थी। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि इन इलास्टिक में जो एनर्जी हम देते हैं काइनेटिक एनर्जी, वो डिक्रीज कर जाती है आफ्टर रिएक्शन। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो K इनिशियल इज ग्रेटर देन K फाइनल। यहाँ पर क्या हो गया, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक में था सेम, इसमें क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गई ना काइनेटिक एनर्जी पूरे प्रोसेस के बाद। ठीक है, अब मैं ये रिएक्शंस आपको ठीक से समझाती हूँ, ये तो थोड़ा ज्यादा क्लमजी सा हो गया, वो तो चलो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए था, बट बेसिकली हुआ क्या अब वो देखते हैं। जब हमने अपने ए को एक्स के साथ रिएक्ट करवाया, एक्स न्यूक्लियस के साथ, तो ये एक्स कैसे आए, कंपाउंड फॉर्म में आए, साथ में यही वाला पार्टिकल भी ले आए। ठीक है, ये देखिए, ये जो है मेरे पास, ये था मेरा अल्फा पार्टिकल यानी प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये था मेरे पास न्यूक्लियस जिसे हम टारगेट कहेंगे। अब इसका नाम
क्या होगा? कंपाउंड न्यूक्लियस, क्योंकि हमारे जो ये भाई साहब थे ये पहले एक्साइटेड स्टेट में गए और फिर डिके करके बाहर आए, साथ में अपने लाए एक वही जो हमने पार्टिकल बमबार्ड किया था वही पार्टिकल साथ ले आए। ठीक है, अब जरा रिकॉल करो इलास्टिक की इक्वेशन क्या थी? a प्लस एक्स गिव राइज टू फॉर्म x प्लस a। इनइलास्टिक की क्या थी? a प्लस एक्स गिव राइज टू फॉर्म x स्टार प्लस a। समझ लगा दोनों का डिफरेंस क्या था? वो x था, ये x स्टार है, वो सिंपल न्यूक्लियस बाहर निकला था, ये कंपाउंड न्यूक्लियस बाहर निकला है। ठीक है, अब देखिए आपको एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। यही x स्टार वाला होता क्या है ना, जब हमारा जो x था वो यहाँ ग्राउंड स्टेट पर था, यहाँ पड़ा था फॉर सपोज, ये ना मैं ऐसे एजम्पशन के लिए बना रही हूँ, ऐसा होता कुछ नहीं है। ठीक है, एजम्पशन है क्योंकि जो बच्चे हैं वो समझते इसी तरह से है प्रैक्टिकल। ओके, तो ऐसे नहीं समझ आएगा, तो इसीलिए ये मेथड है, वैसे ऐसा होता कुछ नहीं है, तो सिर्फ रिलेशन के लिए, कोरिलेट करने के लिए ये है। तो यहाँ पर मेरी ग्राउंड स्टेट है, ये मेरी एक्साइटेड स्टेट है। अब मुझे इस x में जाना है अपने एक्साइटेड स्टेट पर, तो यहाँ आकर तो ये हो गया ये। ठीक है, अब इसे एक्साइटेड स्टेट से वापस भी तो आना है, यहाँ से तो ये चला गया ना, तो इसको छोड़ो, खत्म करो। अब इसने वापस भी तो आना है, तो देखिए एक चीज हमेशा याद रखेगा, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की जब भी बात हो, जब कोई इलेक्ट्रॉन कोई भी पार्टिकल नीचे से ग्राउंड स्टेट से ऊपर आएगा, यानी एक्साइटेड स्टेट में आएगा, तो उसे कुछ एनर्जी चाहिए, नीड्स एनर्जी। एनर्जी क्यों चाहिए? ऊपर जाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। जैसे हमने पढ़ा कि उस एक्स को ऊपर जाने के लिए एनर्जी चाहिए थी, उसने काइनेटिक एनर्जी ही चुराई। इसी तरह हर पार्टिकल को नीचे से ऊपर जाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। लेकिन अब अगर किसी को ऊपर से नीचे आना है तब कोई एनर्जी नहीं चाहिए, तब तो उल्टा एमिट कर देते हैं, एमिट एनर्जी। तब किसी को कोई एनर्जी नहीं चाहिए, जब ऊपर से नीचे छलांग मारेंगे हमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए, वी जस्ट जंप, कोई एनर्जी नहीं चाहिए। लेकिन अगर वही नीचे से ऊपर जाना हो, सोचो कितनी एनर्जी चाहिए। सेम द कंसेप्ट विद दिस पार्टिकल्स। ओके, ऊपर जाया बहुत सारी एनर्जी चाहिए, नीचे आना है एनर्जी नहीं चाहिए, उल्टा एमिट कर रहे हैं। तो अब ये जो हमारे एक्स स्टार थे, तो इन्हें भी जब कंपाउंड न्यूक्लियस स्टेट से वापस आना था, तो ये कौन सी एनर्जी एमिट कर रहे हैं? कोई ना कोई एनर्जी तो एमिट करेंगे। ली तो इन्होंने काइनेटिक एनर्जी थी, पर काइनेटिक एनर्जी एमिट तो नहीं ना कर सकते। काइनेटिक एनर्जी सुना है कभी कोई पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी एमिट कर रहा है? नहीं ना। तो कौन सी चीज है, कौन सी रेडिएशन है जो ये एमिट करते हैं? वो है गामा रेज। ओके, गामा रेज कब एमिट हुई? जब हमारा कंपाउंड न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से आया ग्राउंड स्टेट पर वापस। That was the origination of gamma rays. Okay, so that was a simple concept. अब हम पढ़ेंगे इनइलास्टिक की एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं, बिकॉज एग्जांपल से क्या होता है ना, क्लैरिफिकेशन बहुत जल्दी हो जाती है। तो अब एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपनी जर्नल एग्जांपल ही लिख लेते हैं, वही मेन होती है, उसी के फॉर्म्स में। देखिए अगर आपको एक पेपर आए क्वेश्चन, देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसे इसी तरह से डेफिनेशन के साथ साथ इसकी एग्जांपल, इसकी जर्नल एग्जांपल्स लिखना बहुत जरूरी है। और अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, तो देखिए ये हमारी जर्नल थी। ठीक है, अब हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर सपोज हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन का एक आयन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन का न्यूक्लियस। ओके, अब बताइए रिएक्टेंट साइड क्या होगी? भाई बहुत इजी है, सोचो जरा। इतना तो पता है, रहेगा तो सेम, चेंज तो नहीं होगा। लेकिन अब होगा क्या? ये अब सिंपल न्यूक्लियस से कंपाउंड न्यूक्लियस बन जाएगा, और कंपाउंड न्यूक्लियस को डिनोट करने के लिए वी जस्ट पुट अ स्टार विद दैट। ओके, और हाँ, इसमें अल्फा पार्टिकल सेम रहता है। तो एग्जाम्पल इजी, तो कोई और देख लेते हैं भाई, एक ही थोड़े दुनिया में हजारों लाखों हैं। इसी के साथ ले लेते हैं, हाइड्रोजन के आयन के साथ ही ले लेते हैं। कोई लिथियम की ले लेते हैं, लिथियम।
ठीक है। हाइड्रोजन का एक हमारा आयन जब एक अल्फा पार्टिकल लिथियम से बम्बार्ड होगा तो इट विल गिव रेस्ट फॉर्म। अब ये तो इजी है, लिथियम, ठीक है। बस फर्क क्या है, कंपाउंड स्टेट, कंपाउंड न्यूक्लियस होगा ये। लो जी एक और एग्जांपल, ठीक है। ये एग्जांपल से हर चीज इजीली क्लैरिफाई होती है। ये इसके जनरल इक्वेशन है, ठीक है, जनरल एग्जांपल है ये हमेशा एग्जाम में लिखनी चाहिए। जनरल के बाद ये एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी भाई हमारी न्यूक्लियर पार्टिकल रिएक्शन स्कैटरिंग, ठीक है। अब दूसरी आती है रेडियो एक्टिव कैप्चर। अब वो समझते हैं कि वो क्या है। तो अब हम देखते हैं रेडियो एक्टिव कैप्चर। ये भी बहुत इजी है, जो हमने पहले पढ़ा बिल्कुल वैसा ही है। इसमें होगा क्या ना, कुछ लाइट पार्टिकल्स की बात होगी, कोई भी लाइट अल्फा पार्टिकल्स या हमारा प्रोटॉन हो सकता है या न्यूट्रॉन हो सकता है या कोई भी अल्फा पार्टिकल ले लें, ठीक है। तो ये होंगे, इतना याद रखना, ये होने लाइट वेटेड चाहिए, ठीक है, लाइट होनी चाहिए। तो अब ये जो है फॉर एग्जाम्पल, अब ये तीनों मेरे पास मेरी बॉल है, अब मुझे फेंकना है इसे गड्ढे में। ये मेरी बॉल है मेरे हाथ में, लाइट वेटेड बॉल्स है मेरे हाथ में और मुझे उस गड्ढे में फेंकना है। मैंने क्या किया, अपनी बॉल को फेंका उस गड्ढे में। अब क्या हुआ, नाम से क्लैरिफाई हो रहा है रेडियो एक्टिव कैप्चर। उस गड्ढे ने मेरी बॉल को कर लिया कैप्चर, यानी मेरा न्यूक्लियस होगा, ठीक है, जिस न्यूक्लियस पर मैं इन सभी को या इन सभी को तो नहीं, ऑफ कोर्स इनमें से किसी एक को बम्बार्ड करूंगी, ऑलराइट, इतने सारे तो एक साथ बम्बार्डमेंट होगी नहीं, तो इनमें से किसी भी एक को मैंने उठा लिया। तो उसको जब मैं न्यूक्लियस पर बम्बार्ड करूंगी तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इन्हें कैप्चर कर लेगा, ठीक है। इनमें जो भी जाएगा उसे कैप्चर कर लेगा, मतलब उस गड्ढे ने मेरी बॉल को कर लिया कैप्चर। अब क्या होगा वही जो हमने पहले पढ़ा, ठीक है, कि जो न्यूक्लियस जो होगा ना हमारा, उसे जब कैप्चर करेगा, कैप्चर करने के बाद वो जो खुद को, जो मान लीजिए मैं न्यूक्लियस हूं और मैंने अब इस अल्फा पार्टिकल को कर लिया है कैप्चर। अब कैप्चर करने के बाद मैं क्या करूंगी, खुद को हाईली एक्साइटेड स्टेट में ले जाऊंगी और वहां जाकर खुद को बना लूंगी कंपाउंड न्यूक्लियस। सिंपल। मैं क्या करूंगी, जो मेरा मतलब मैं ऑफ कोर्स न्यूक्लियस क्या करेगा, जो भी उसके पास अल्फा पार्टिकल होगा उसे वो कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद खुद को वो एक्साइटेड स्टेट पर ले जाएगा। एक्साइटेड स्टेट पर जाने के बाद वो एक कंपाउंड न्यूक्लियस बन जाएगा, जो अभी मैंने पीछे डायग्राम के थ्रू सारा समझाया, बस वही है, वो कंपाउंड न्यूक्लियस बन गया। यानी कि अगर मेरे पास ये X था, X में मैंने कोई भी अल्फा पार्टिकल रिएक्ट कराया, तो अब ये X भाई साहब क्या बन गए, X स्टार, ठीक है, X स्टार बन गया। अब क्या हुआ, तो ये आ गए एक्साइटेड स्टेट पर। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब आएगी हमारी सेकंड स्टेप की बारी। अब वो जो कंपाउंड न्यूक्लियस है उसने दोबारा से आना है ग्राउंड स्टेट पर। वो कैसे आएगा, जो हमने पहले पढ़ा था, गामा रेज एमिट करके। So basically in this reaction, in this radioactive capture reaction, the nucleus capture the alpha particle bombarded on it, and then it completely transform itself into the highly excited state and form a compound nucleus. After the formation of a compound nucleus, it tends to move to ground state after emitting gamma rays. Okay, that was our radioactive capture. अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के बिना नहीं सकता ना, एग्जाम में भी एग्जांपल जरूर लिख के आना भाई। बड़ी प्यारी से एक एग्जांपल लेते हैं, लिथियम और हीलियम की ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, लिथियम when bombarded with helium, lithium when reacted with helium, अब होगा क्या, हमारा जो लिथियम है वो जाएगा हमारे एक्साइटेड स्टेट पर, ओके, दैट वुड बी बोरोन। एक्साइटेड स्टेट पर जाएगा ना, तो बोरोन का हो गया हमारे पास 5, ठीक है, यहाँ तक समझ लगा। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी हमारा बस ये जो सिंपल, जो हमारा न्यूक्लियस था ना, वो सिंपल और सिंपल अभी तक कंपाउंड न्यूक्लियस बना, अभी आगे कुछ खत्म नहीं हुआ है। अब दूसरा स्टेप, मैंने कहा था ना 2 स्टेप है,
तो दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरे स्टेप में अब ऊपर तो पहुंच गए, अब नीचे भी तो आना है। नीचे कैसे आना है, एनर्जी एमिट करके। एनर्जी किस फॉर्म में एमिट करेंगे, गामा रेस में। तो अब ये बोरोन जो थी वो इस तरह से ग्राउंड स्टेट पर आए with the emission of gamma rays. So this was the simple and easy example. कुछ नहीं किया, lithium reacted with helium give rise to form a compound nucleus. ठीक है, give rise to form a compound nucleus. इसका atomic number बढ़ गया। ओके, उसके बाद देखिए क्या हुआ, जब वो कंपाउंड न्यूक्लियस बना, उसके बाद अब उसने कंपाउंड न्यूक्लियस कब बनता है, एक्साइटेड स्टेट में जाके। अब उसने एक्साइटेड स्टेट से आना नीचे ग्राउंड स्टेट पर। जब वो ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो उसको आने के लिए साथ में क्या चाहिए, एमिशन करनी पड़ेगी। तो इसलिए खुद तो वो आ गया, सिंपली ग्राउंड स्टेट पर आ गया। देख ले स्टार यहाँ था, यहाँ नहीं है, मतलब खुद तो वो एक्साइटेड स्टेट से निकल गया, साथ में क्या आ गई, गामा रेस। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम होता है, हाँ, इसमें मान लीजिए मैंने न्यूक्लियस में मैंने बम्बार्ड किया, हाइड्रोजन का एक आयन किया, एक अल्फा पार्टिकल किया। अब क्या होगा, देखिए जो मैग्नीशियम था ना, इस पर जब बम्बार्डमेंट हुई तो वो पहुंच जाएगा एक्साइटेड स्टेट पर। एक्साइटेड स्टेट पर पहुंचने के बाद ये बन जाएगा एल्यूमिनियम। समझ लगा, देखिए ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड स्टेट। कुछ नहीं है ना, एटॉमिक नंबर मास नंबर इंक्रीज कर जाएगा ना जब वो एक्साइटेड स्टेट पर जाएगा। ध्यान से देखना, एटॉमिक नंबर मास नंबर यह क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब इन्होंने आना है बाहर अपनी सेकेंड रिएक्शन में। देखते हैं ये इजी, ये तो सबको पता क्या होगा, ये कंपाउंड स्टेट से आ जाएगा नॉर्मल स्टेट में, यानी ग्राउंड स्टेट में। एल्यूमिनियम पर साथ में कौन आ रही है, गामा रेस। ठीक है, दो एग्जांपल्स देख लीजिए। ठीक है, मतलब बहुत इजी है, खास इसमें है नहीं, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत इजी है बाकी तो अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। देखिए ये तो नाम से क्लियर हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट हुआ होगा। सब्स्टिट्यूट समझते हैं, जब मैं इस पेन की जगह उठाकर कोई दूसरा पेन रख दूं, दैट मींस मैंने इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। हमने मैथ्स में छोटी क्लासेस में सब्स्टिट्यूट मेथड पढ़े होंगे, दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट, सब्स्टिट्यूट कर देना। अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है देखते हैं। देखिए अभी हमने इससे पहले कैप्चर मेथड किया था, ये भी उसी तरह का है विद लिटिल डिफरेंसेस। उसमें क्या था हमने कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल है ना, न्यूक्लियस क्या करेगा, उस अल्फा पार्टिकल को कैप्चर कर लेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियस होगा ना, वो अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, न्यूक्लियस विल एब्जॉर्ब किसे, अल्फा पार्टिकल को। दैट्स द मेन डिफरेंस, एब्जॉर्ब करेगा। अब वो क्या करता था, कैप्चर होने के बाद कंपाउंड्स लेवल पे जाता था। ये क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब होने के बाद कंपाउंड न्यूक्लियस बन जाएगा, इसमें एब्जॉर्प्शन होगी। अब मेरा गड्ढा क्या करेगा, मेरी बॉल को एब्जॉर्ब कर लेगा। पहले तो वो कैप्चर कर लेता था, अब वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कंपाउंड न्यूक्लियस बन जाएगा। कैसे बनेगा, ऑफ कोर्स एक्साइटेड स्टेट पर जाके। अब इसमें एक और डिफरेंस आ गया। क्या डिफरेंस आया, जब हमने पहले पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमने पहले पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो कैप्चर करने के बाद कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है वो दोबारा से डिके कैसे होता है, ग्राउंड लेवल पर कैसे आता है, गामा रेडिएशन से एमिट करके, है ना। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, ये गामा रेज एमिट नहीं करेगा, तो फिर ये ग्राउंड स्टेट पर कैसे आएगा, कि आने के लिए कुछ तो एमिट करना पड़ेगा ना। तो इसने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या, ये गामा रेज की बजाय एक प्रोटॉन एमिट करेगा। यस, प्रोटॉन एमिट करेगा। तो अब ये क्या एमिट करेगा, यही तो हमने सब्स्टिट्यूट किया। अब इसे ऊपर से तो नीचे आना है, ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से नीचे आने के लिए कुछ ना कुछ तो एमिट करना है। तो अभी क्या एमिट करेगा,
ये करेगा एक पार्टिकल एमिट। क्या एमिट करेगा? पार्टिकल एमिट। यस। अब इसे गामा रेज नहीं एमिट करी, इसने क्या एमिट कर दिया? एक पार्टिकल। अब आप सोचोगे भाई जो हमने न्यूक्लियस में पार्टिकल हिट करवाया वही ये वापस एमिट कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये वो पार्टिकल एमिट नहीं करेगा, उसके बजाय उसके सब्स्टिट्यूट में कोई और पार्टिकल एमिट करेगा। दैट इज व्हाट सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन इज। ओके, है क्या? अब मैं क्विक आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। कॉन्सेप्ट समझ लगाना क्या है। क्या था जो मेरा ए सिंपल एक्सिस से टकराया, बम्बार्ड हुआ। ये तो सब सेम पहले जैसे ही चल रहा है, जो पहले किया था हमने सब वैसा ही है। उसमें क्या था? कैप्चर किया था। इसमें क्या हुआ? एमिट अब्सॉर्ब कर दिया। ये क्या बन गया मेरे पास? कंपाउंड बन गया। अब इस कंपाउंड को बाहर भी तो आना है। बाहर आने के लिए चाहिए थी एमिट करनी पड़ी गामा रेज, लेकिन हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। इसमें गामा रेज एमिट नहीं करेगी, इसमें क्या एमिट करेगी? पार्टिकल। ठीक है, तो इसमें एमिट होगा हमारा कोई पार्टिकल। अब ध्यान में ये रखना, पार्टिकल तो ये भी था, तो हम कह सकते हैं ना हाँ भाई जो हमने स्टार्टिंग में रिएक्शन पढ़ी सबसे सिंपल बेसिक, इसने भी तो कोई पार्टिकल एमिट कर दिया था। लेकिन ये ऐसी गलती नहीं करेगा। वो कहता है भाई ये पार्टिकल तो मुझे प्यारा है, ये मैं नहीं दूंगा, इसके बदले में मैं कोई भी बी, चलो अब कोई भी ले लेते हैं, बी वो यूज कर लिया, हम ले लेते हैं आर, ले लेते हैं कोई आर पार्टिकल, इसने एमिट कर दिया। मतलब उसने ए को सब्स्टिट्यूट कर दिया। करना तो उसे ए एमिट था, उसने कहा नहीं ए तो मुझे बहुत प्यारा है, मैं तो आर को एमिट कर दूंगा। सिंपल, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, मैं छोटे से आपको रिलेशन बता दूं और क्लैरिफाई हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक वो थी ना गुल्लक, वो है, उसमें एक 2 रुपए का सिक्का है। 2 रुपए का सिक्का है, ठीक है, कुछ नहीं है। अब मैंने आपके पास गुल्लक है, 2 रुपए का सिक्का है, वो आपका अपना एक न्यूक्लियस बन गया हुआ है, ठीक है, मुझे उससे कोई लेना नहीं, वो आपके पास है। मेरे पास है 5 रुपए का सिक्का। मैंने क्या किया, जो मेरा 5 रुपए का सिक्का था ना, वो मेरा 5 रुपए का सिक्का क्या है? मेरा पार्टिकल। ठीक है, मैंने क्या किया, आपके गुल्लक में जो आपके पास होगा एटीएम फॉरेस्ट, जो आजकल पिगी बैंक आते हैं वो है, तो हम उसको पिगी बैंक लिख लेते हैं। वो आपका पास है न्यूक्लियस है, ठीक है। तो मैंने अपना 5 रुपया आपके पिगी बैंक में डाल दिया, जिसमें ऑलरेडी 2 रुपए थे। 2 रुपए जिसमें ऑलरेडी थे, मैंने और डाल दिए 5 रुपए। अब उसने क्या किया, पिगी बैंक ने, जब अब देखिए पहले जैसा तो रहा नहीं, पहले तो उसके पास 2 रुपए, अब कितने हो गए? 7 रुपए हो गए ना। 2 आपके पास थे, 5 मैंने दे दिया, तो वो तो एक्साइट हो गया। अब आप कहोगे हाँ भाई मेरे पास तो ज्यादा पैसे हैं, मैं तो एक्साइट हो गया हूँ, अब एक्साइटेशन हो गई। तो अब वो क्या आ गया, पिगी बैंक। जब आपका पिगी बैंक था उस पर लग गया एक स्टार, क्योंकि भाई एक्साइटेशन हो गई, इसके पास आ गए 7। अब मैंने कहा अच्छा भाई तेरे पास तो ज्यादा हो गया, मुझे वापस कर, ठीक है। पर मेरे से एक गलती हो गई, मैंने डालते हुए देखा नहीं था मैंने कितने डाले। मुझे इतना पता था आपके पास एक सिक्का है, मुझे पता था मेरे पास एक सिक्का, मैंने सिक्का डाला है। मुझे नहीं पता 5 रुपए का था कि 2 रुपए का था। लेकिन आप चंटो, आपको पता है मेरे आपके पास 2 रुपए का सिक्का था और मैंने 5 रुपए डाले। अब आप भी कम नहीं, आपने कहा ठीक है तू ले ले, वापस लेना है तू ले ले, मैं दे देता हूँ खुद। आपने क्या किया, जब मैंने कहा कि हाँ मुझे वापस कर, मतलब आप अब अपसेट हो गए, अब आप एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट पर आ जाओ। क्यों? क्योंकि अब मैं अपने पैसे आपसे वापस लेने लगी हूँ। पर आपने क्या किया, दिमाग लगाया, और दिमाग लगा के आपने क्या सोचा, ठीक है मैं इसको पैसे दे देता हूँ, पर जरूरी थोड़े है वो 5 रुपए वाला सिक्का ही देना है, 2 रुपए वाला भी तो दे सकता हूँ। इसको क्या पता, इसने तो बस ऐसे डाला था, इसको नहीं पता कितना था। मुझे सिर्फ देखिए, मुझे सिर्फ इतना पता है कि 2 सिक्के हैं, उसमें से उन 2 सिक्कों में से एक मेरा है। पता आपको है कि आपके पास 2 रुपए का सिक्का आपका है, 5 रुपए का सिक्का मेरा। आपने कहा कि छोड़ यार इसको 2 रुपए वाला दे देते हैं, इसको बड़ा पता लग रहा है। आपने क्या किया, पिगी बैंक तो अब आपका वापस आ गया। अब पिगी बैंक में क्या आ गया, 5 रुपए रह गए, क्योंकि आपने मुझे तो 2 दे दिए। फायदा तो आपको फिर भी हो ही गया, 7 नहीं चलो 2 के 5 तो हो गए। अब समझ लगा आपने क्या किया,
मेरे 5 रुपए जो आपने मुझे वापस करने थे उसके बजाय आपने सब्स्टिट्यूट करके 2 रुपए दे दिए। मैंने भी कहा चलो ठीक है दे दिए, मुझे क्या पता क्या था। ठीक है, सो दैट इज अवर सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। क्या? जब कोई पार्टिकल न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके न्यूक्लियस एक्साइट स्टेट पे आ जाएगा, एक्साइट स्टेट के बाद जब वो दोबारा ग्राउंड स्टेट पे आएगा तब वो सेम पार्टिकल एमिट नहीं करेगा, वो कोई और ही पार्टिकल एमिट कर देगा। समझ लगी ना? 5 रुपए दिए आपके पिगी बैंक को, 7 रुपए 2 रुपए आपके पास थे, 7 हो गए, आप चले गए एक्साइटेड स्टेट पे। हाँ भाई मेरे पास तो पैसे हो गए। फिर क्या हुआ? आप जब मैंने कहा हाँ चल मुझे वापस कर, मैंने गलती से डाल दिया, मैंने देखा ही नहीं कितने थे, हाँ तो वही हो गया, आप ग्राउंड स्टेट पर आ गए। पर चालाकी से क्या किया आपने? 2 की बजाय 5 रुपए, 5 की बजाय मुझे आपने 2 रुपए दे दिए। ठीक है ना? मतलब आपने 5 देने थे, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट में 2 दे दिए। जैसे इसने A देना था, सब्स्टिट्यूट में उसने R दे दिया। दैट इज सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। अब हम इसकी थोड़ी बोरिंग एग्जांपल कर लेते हैं, ये तो थोड़ी फनी हो गई ना। बोरिंग एग्जांपल मतलब केमिस्ट्री की एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, ये देखिए बेरिलियम की एग्जांपल देखते हैं हम। ये देखिए, तो जब ये बेरिलियम और हीलियम आपस में रिएक्ट करेंगे, अब ये जैसे आप मेरे 5 रुपए आपके 2 रुपए ऐड होकर 7 बने थे, उसी तरह आप इनको ऐड करके देखते हैं। 4 + 2 6 यानी कार्बन कंपाउंड होगा। कार्बन कंपाउंड ऊपर देख लीजिए, 9 + 4 13 ऑफ कोर्स। कार्बन की तो स्टेबल तो 12 होती है ना, ये स्टेबल नहीं है। आप स्टेबल नहीं, आप खुशी में आ गए हो कि हाँ मुझे तो ज्यादा मिल गए। अब ये स्टेबल नहीं है, ये कौन सा है? कंपाउंड न्यूक्लियस है। अब ये कंपाउंड न्यूक्लियस को मैंने कहा चल भाई नीचे आ जा, वापस आ जा। अब ये स्टेबल कैसे होगा? स्टेबिलिटी इसकी आएगी 12 पे। गामा रेस में एमिट होनी नहीं, एमिट क्या होगा? न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए ये आ जाएगा 1 6 12 इस तरह से। ये देखिए स्टेबिलिटी आ गई, समझ लगा? इजी। Beryllium reacted with helium give rise to form carbon, but in excited state। ये हमारा कंपाउंड न्यूक्लियस था। कंपाउंड को वापस से ग्राउंड में लाने के लिए हमें एक पार्टिकल को एमिट करना पड़ा, मगर वो पार्टिकल ये वाला पार्टिकल नहीं था, वो उसने अपनी मर्जी से कोई एमिट कर दिया। वो हमारा कोई लेन देन वो खुद ही कर देगा। ठीक है, देखिए ये तो होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद देखते हैं हमारी ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? देखिए इसमें ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम कोई रिएक्शन करते हैं ना, फॉर सपोज ये A + x गिव राइज टू फॉर्म x + a, ये रिएक्शन हुई हमारी। इसमें जो हमारा प्रोडक्ट न्यूक्लियस है ना और जो रिएक्टेड न्यूक्लियस है, ये दोनों इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। कुछ मास नंबर या कुछ एटॉमिक नंबर का फर्क होता है, तो हम इसे x नहीं लिख सकते, इसे हम x' लिख देते हैं। बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। और जब ये रिएक्शन कंप्लीट कैसे होती है? इसमें जो मैंने एक पार्टिकल निकाला नहीं, इसमें 1 2 हल्के हल्के पार्टिकल निकलते हैं। इस तरह से रिएक्शन होती है। मतलब ट्रांसम्यूटेशन में क्या होता है? इन दिस रिएक्शन द प्रोडक्ट न्यूक्लियस इज डिफर्ड फ्रॉम reactant nucleus with few mass number or few atomic number. Okay, but in this reaction emits 2 alpha particles. Okay, 2 light alpha particles. ठीक है, ये light होंगे, heavy नहीं होंगे, light alpha particles. Okay, that was transmutation. तो अब ये लाइट न्यूक्लियॉन्स हो सकते हैं या फोटॉन्स हो सकते हैं। देखिए ये जो कुछ 1 2 निकलेंगे साथ में, ये न्यूक्लियॉन्स हो सकते हैं या फोटॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जो भी इस रिएक्शन के प्रोडक्ट में इसको जो इस रिएक्शन को अकम्प्लिशनेस के लिए 1 या 2 न्यूक्लियॉन्स फोटॉन्स एमिट करने जरूरी है। ठीक है, तो ये होगी ट्रांसम्यूटेशन। अब हम बढ़ते हैं आगे।